नमस्कार। इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। चार्टर एक्ट्स बेसिकली 5 बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे। इन एक्ट्स को चार्टर एक्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है। वो कोई सरकार नहीं थी, वो भी किसी सरकार के अधीन थी। तो किसी दूसरे देश में जाके ट्रेड करने के लिए उन्हें अपनी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये परमिशन जो उन्हें मिलती थी वो एक तरीके से चार्टर एक्ट के फॉर्म में चार्टर मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सरकार से। और फिर कैसे यहाँ पे उन्हें अपना शासन चलाना था या किस तरीके से उन्हें डील करना था इंडियन टेरिटरी में, उसका सारा प्रोटोकॉल एक तरीके से चार्टर एक्ट में दिया हुआ था। तो ये 5 बार बेसिकली हमें जो पढ़ना होता है 1773 का, 93, 1813, 1833, 1853। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 1773 में बेसिकली क्या था कि 3 प्रोविंसेस थे उस वक्त, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास का। और ये फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो क्या किया गया था कि बंगाल को हेड बना दिया था। बंगाल के जो डिसीजंस होते तो वो ओवररूल कर सकते थे बॉम्बे और मद्रास के डिसीजंस को। तो इसीलिए जो तीनों प्रोविंसेस के गवर्नर होते थे तो उनमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले जो बने उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट में ये संक्षिप्त में लिखा है, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं प्री में, तो आप अगर इतना भी याद रख लेंगे हर चार्टर एक्ट के बारे में तो मेरे ख्याल से आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में मदद मिलेगी। फिर 1774 में फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था। उसमें जो जज थे उनका नाम था सर इलाया एमपी। फिर 1784 में एक बीच में देख लेते हैं। मैंने आपको जो बताया वो ये चार्टर एक्ट हर 20 साल में दिए जाते थे, जैसे 73, फिर 93, फिर 13, 33, 53। तो बीच में एक ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। इसमें बेसिकली डिवाइड कर दिए गए थे अलग अलग फंक्शंस, जैसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थे, और जो कमर्शियल फंक्शंस थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जब ट्रेड करती थी तो वो बहुत ज़्यादा, उसके जो कंपनी के मेंबर्स थे, जो उसमें ऑफिशियल्स थे, वो इंडिविजुअली रिच हो रहे थे, बट कंपनी की डेट बढ़ती चली जा रही थी। तो कंपनी ने खुद को बेल आउट करने के लिए ब्रिटिश सरकार से मदद मांगी थी। तो वही मदद के बदले में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे जो ट्रेड करती थी कंपनी उसको रेगुलेट किया था। तो इसीलिए इनको चार्टर एक्ट के साथ रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। फिर पिट्स इंडिया एक्ट के टाइम पे जो 2 ऐसे फंक्शंस डिवाइड हुए, तो एक बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसमें जो मेंबर्स थे वो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे। तो इनका सिर्फ कमर्शियल काम था, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल फंक्शंस, मिलिट्री फंक्शंस, ये सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही थी। फिर 1793 में क्या हुआ कि सेंट्रलाइजेशन और बढ़ा, और एक तरफा मतलब एक सेंट्रल पावर का गठन हुआ और बढ़ावा मिला उसे, ब्रिटिश कंट्रोल और बढ़ा, और ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल घटता गया। ठीक है। फिर 1813 का जो आया चार्टर एक्ट, उसमें कंपनी की मोनोपोली ऑलमोस्ट एंड हो गई, एक्सेप्ट फॉर टी, चाय का व्यापार और ट्रेड विद चाइना, ओपीएम का जो ट्रेड होता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी तो उतने प्रॉफिट्स कमा नहीं रही थी, और साथ में ब्रिटिश सरकार पे और भी कई दबाव थे टैक्स कलेक्शन के। तो जो और भी कंपनीज थी ब्रिटेन में, वो चाहती थी कि उन्हें भी चार्टर दिया जाए कि वो यहाँ पे आकर ट्रेड कर सकें और पैसे कमा के ब्रिटिश सरकार को टैक्स के रूप में दे सकें।
फिर 1833 में ये था फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे आज केंद्र सरकार है तो वो सेंट्रल पावर है ऑन ऑल ओवर ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से जो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर फर्स्ट स्टेप जो था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, तो उसमें बंगाल वॉज ओवर एंड अबव बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। सिमिलरली यहाँ पे जो फाइनल स्टेप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का हुआ, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम था सर विलियम बेंटिक। और 1833 में ही लॉ कमीशन सेटअप हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या था, बहुत सारे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आकर रहने लग रहे थे, बट यहाँ पे कोई लॉ नहीं था, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता था अगर लॉ नहीं होगा तो जंगल राज हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे लॉ कमीशन को लाया और सेटअप करना शुरू किया कि कोई भी ऐसे अगर वाद विवाद हो जाता है या झगड़ा हो जाता है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए या किसी भी मैटर पे कुछ जजमेंट देने के लिए आपके पास कुछ लेट डाउन सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। तो ये हुआ था। फिर 1853 में क्या हुआ, सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल बनाया गया, क्योंकि बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऐसे बना दिया गया। तो बंगाल एक बड़ा प्रांत था, उसकी देखभाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर को रखा गया जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अलग थे। ये लास्ट चार्टर एक्ट था। और लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं वो तब तक पहले होते नहीं थे कि बिल पास करना, एक्ट बनाना। तो क्योंकि लॉ कमीशन आया और फिर यहाँ पे ये समझ में आया कि ज़रूरत है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो लेजिस्लेचर को एज अ सेपरेट फंक्शन देखा गया जो कि गवर्नमेंट परफॉर्म करती थी। और ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम को कंडक्ट कराया गया पहली बार 1853 में, जबकि इसे पहली बार प्रपोज किया गया था फर्स्ट, जबकि ऑर्गेनाइज करवा पाए इन 1833, तब इसे रिजेक्ट कर दिया गया। होता क्या था कि सिविल सर्विसेज के अंदर दो आती थी सर्विसेज, एक इम्पीरियल सर्विसेज और एक लोअर सिविल सर्विसेज। लोअर सिविल सर्विसेज मतलब क्लरिकल जॉब्स, तो वो इंडियंस उसमें आने के लिए अलाउड थे, लेकिन जो अपर वाला सिविल सर्विसेज होता था, जैसे कि जो आप अभी एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इंडियंस के लिए ओपन नहीं था, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए होता था। और हैलेबरी कॉलेज था वहाँ पे ब्रिटेन में, तो उसमें ही वहाँ पे होती थी पढ़ाई या वहाँ पे चयन होता था, वहाँ जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो इसके लिए एक बात उठ रही थी कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि नहीं, ये इंडियंस के लिए भी ओपन होना चाहिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको अपोज इसलिए करती थी। ऊपर जो मैंने आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताया था, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होते थे, और ये लोग ही रेकमेंड करते थे अपने लोगों को जो कि ऑफिशियल्स बन सके, हैलेबरी कॉलेज में जाके सिविल सर्वेंट बन सके। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि इनके हाथ से कमान छूटे, तो इसलिए ये अपोज करते थे 1833 में। लेकिन फाइनली ब्रिटिश सरकार का धीरे धीरे यहाँ पे वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी का कम होता जा रहा था। तो उन्होंने फिर 1853 में किया कि ओपन सिविल सर्विसेज एग्जाम होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए इसको। नीचे कमेंट में बताइए कि आप और कौन से किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं। अगर आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएंगे तो मैं इस टॉपिक पे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पे जो भी मैं लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी उसके साथ उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी। और बचे हुए जो एक्ट्स हैं वो चार्टर एक्ट्स नहीं थे, इसलिए उन्हें मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। वो या तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट थे या वो ब्रिटिश सरकार के पास किए हुए थे, क्योंकि 1857 में जो पहली इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी तो उसके बाद से ब्रिटिश सरकार का ही यहाँ पे पूरा रूल था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा कंट्रोल खत्म हो गया था, तो इसलिए उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो भी कोई तैयारी कर रहा हो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे
वीडियोस चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।